नमस्कार। तो आज मैं फिर से आप लोग की अपनी कथा नटी फिर से लेकर आई हैं जैनेन्द्र कुमार की ही एक कहानी, और ये है इसका जो शीर्षक है वो है अपना अपना भाग्य। जब आप ये कहानी सुनेंगे तो उस समय को भी देखना होगा हम लोगों को, और यह भी देखना होगा क्या सचमुच गरीबी के पीछे, भूखमरी के पीछे भाग्य होता है या कुछ और। यह जो विडंबना है अंत उसमें कि अपना अपना भाग्य, उसके अंतर्ध्वनियों को सुनना बहुत जरूरी है। जैनेन्द्र हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण कथाकार हैं और उनकी ये कहानी स्वाधीनता के पहले की कहानी है। वृंदा जी नमस्कार। स्वाधीनता के पहले की कहानी है। देखें ये कहानी क्या कहती है, एक एक शब्द को सुनिएगा। जो दृश्य बुनते हैं उन्हें देखिएगा और फिर देखें कि ये भाग्य है या भाग्य के पीछे छिप कर के लोग क्या कहना चाहते हैं। अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थीं। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी को सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एक निष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जाता। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, और चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना दिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम्हिलाना सीख गए। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे
धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुललक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोकलाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे, दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर सब छतरी लगाकर निकल रहा था, हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली ताल की बिजली की रोशनियां दीपमालिका सी जगमगा रही थीं। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रहे थे और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर उन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूसे पहाड़ भी अब सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ निर्भेद्य सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी ना देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन 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 एक मिनट, माफ करेंगे कभी कभी ये जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो घंटी की। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक और कंबल होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था।
झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गरम बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज ना था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, अरे चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बिठा लिया गया तो कोई चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, अरे देखो वह क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही है। मैंने कहा, अरे होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दायां है, न बायां है। पास ही चुंगी के लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का रहा होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें बड़ी अच्छी पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें देख न पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए लड़के। उसने जैसे जाग कर देखा और पास चला आया। और तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें गड़ा दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुंह, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ कहाँ सोओगे? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं है, रोटी भी नहीं है। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती रहती थी, सो भाग आया। एक और साथी था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। अब वो नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। मर गया? अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील साहब। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही भी। आप फिर कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना?
देखिए लड़का है, कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूं, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी लड़के बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से, लो जी नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बहुत खूब हैं, अरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो गया तो? आप मानते ही नहीं, मैं क्या कहूं? माने क्या खा, आप भी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी में सोने चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर में आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर निकालकर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास भी हैं, देखें। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में खटखटा उठते थे, कड़ाके की सर्दी थी। तब 10 का ही नोट दे दो। सकपका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार बजट बिगड़ जाएगा, हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिल जाएगा। हाँ कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ ढूंढ लूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यही कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में, कहीं भी। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थी फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 वर्ष की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। यह थी जैनेन्द्र की कहानी, अपना अपना भाग्य। इसको पढ़ने के बाद जो 2 शब्द मैं कहना चाहती हूँ वो ये है, क्या सच
आप लोगों से बस अनुरोध है कि आप ये कहानी सुनिए, सुनिए, जानिए समाज और देश के लोगों के बारे में, उनके बारे में जिन्हें बर्फ़ की चादर मिल जाती है कफन की तरह।